बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी और इस एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था, बस इसी तरह से हमें आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करना था। चलिए उनके आंसर्स पर डिस्कस करता हूँ। इसमें इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए उन कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो दीज आर ईथेन, इथीन, इथाइन एंड बेंजीन। और इन 4 कंपाउंड्स में हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। अब आप देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल ईथेन की अगर हम बात करें तो ईथेन के केस में बात कर सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड इज प्योर सिंगल बॉन्ड। सेकेंड कंपाउंड इज इथीन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इज कंप्लीटली डबल बॉन्ड। थर्ड इज इथाइन, द बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। और बेंजीन में अगर बात की जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं, बेंजीन में रेजोनेंस होगा, और मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस है तो फिर तो मॉलिक्यूल का एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो होगा वो हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड में हम बात कर सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो कंप्लीट डबल बॉन्ड ना होकर के पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब जिन बॉन्ड्स को हमें इन 4 कंपाउंड्स में कंपेयर करना है उनमें अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर में डिफरेंस है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर में डिफरेंस है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो बस फिर तो कंपैरिजन बहुत आसान है। इन 4 कंपाउंड्स पर अगर बात की जाए तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट, फिर आ जाएगा इसमें बोलो डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंप्लीट डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो फिर आ जाएगा इसमें फोर्थ एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ bond order, with the increase in bond order, as we know, bond length decreases. So order of bond length of carbon carbon bonds in these 4 compounds will be 1 4 2 3. Important question है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। अब आप देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है और जो 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले तो देखो इन कंपाउंड्स में हम रेजोनेंस चेक कर लें। तो ध्यान देना, जिस बॉन्ड लेंथ को हमें कंपेयर करना है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, पहले तो हम ये चेक करें कि क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्या। तो आप ध्यान देना, इस केस में हम बात कर सकते हैं यस, ड्यू टू दिस पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम इट विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो यहां पर रेजोनेंस होगा। इस केस में भी अगर बात की जाए तो रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर रेजोनेंस एब्सेंट है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर इस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो क्या हम बात कर सकते हैं, फिर तो इन मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा वो हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड में अगर बात की जाए तो आप ध्यान देना, हाइब्रिड में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं वो कंप्लीट डबल बॉन्ड ना होकर के कैसे होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड कंप्लीट डबल बॉन्ड ना होकर के हाइब्रिड में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं दिस डबल बॉन्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस की वजह से हम बात कर सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड हाइब्रिड में हमें कैसा मिलेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड अगर पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, डबल बॉन्ड का जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे बॉन्ड लेंथ आपको एक्सपेक्टेड से उतनी ज्यादा मिलेगी। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, बस इसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है यहां पर इस क्वेश्चन में। तो आप देखो, अब इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस डबल बॉन्ड विल एक्वायर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स। यहां पर भी हम बात कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, और इस केस में भी अगर बात की जाए तो रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इट इज कंप्लीटली डबल बॉन्ड। तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर फोर्थ में बॉन्ड इज प्योर डबल बॉन्ड तो फिर तो इन मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि डबल बॉन्ड्स में जो जिस बॉन्ड लेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, तो फिर तो इन सबकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी फोर्थ के कंपैरिजन में। तो फोर्थ में 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स के बेसिस पर बॉन्ड लेंथ में इसको तो रखा जाए सबसे लास्ट में। अब आप ध्यान देना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सभी में रेजोनेंस है, सभी में इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और उसकी वजह से हमने कहा कि इन डबल बॉन्ड्स में
सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो बस अब हमें ये देखना है कि कहां पर डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और कहां पर कम, क्योंकि डबल बॉन्ड में जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे हम बात कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान देना, अब देखो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स कम या ज्यादा तो वो डिपेंड करेगा इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट कितना है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, देखो इन 3 मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इन 3 मॉलिक्यूल्स में क्या मैं कह सकता हूं ये पार्ट सब में कॉमन है। इन 3 मॉलिक्यूल्स में इतना पार्ट तो कॉमन है। और अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, फर्स्ट मॉलिक्यूल को ऐसा करते हैं रेफरेंस मान लेते हैं। यहां पर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल को रेफरेंस मान लेते हैं क्योंकि दिस पार्ट इज कॉमन टू ऑल। तो अब सेकंड एंड थर्ड में एक्स्ट्रा क्या है वो हमें देखना है। देखो अगर हमने इस मॉलिक्यूल को रेफरेंस माना है तो इसमें डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट को भी हम रेफरेंस मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसको भी हम मान लेंगे यहाँ पर रेफरेंस। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको अगर रेफरेंस मान लिया जाए तो अब इसके कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स ज्यादा या कम। तो अब जरा आप ध्यान देना, देखो सेकंड कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड कंपाउंड में वन मोर पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। और ऐसे में अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने रेजोनेंस पे डिस्कस किया है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन है। और इस केस में अगर बात की जाए तो देखो ये तो कॉमनली वही कंडीशन है रेफरेंस जैसी। अब यहां पर मुझे आप बताओ कि ये पाई बॉन्ड भी अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका डीलोकलाइजेशन किस साइड होगा? क्या मैं कह सकता हूं अगेन इट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस पाई इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड एंड दैट इज फर्दर इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस रेफरेंस रेजोनेंस में इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस यहां पर ऐड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कॉमन पार्ट में इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और अगर ऐड हो रहा है तो यहां पर हम कह सकते हैं रेजोनेंस विल बी मोर। और रेजोनेंस अगर इस केस में ज्यादा है तो फिर तो यहां पर जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे दैट विल बी मोर। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे इसमें होने वाले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स को हमने रेफरेंस माना था। तो इस केस में जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। ज्यादा क्यों होंगे समझ में आ रहा है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का जो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है उस रेजोनेंस को यहां पर इंक्रीज करने का काम किया है, ऐड करने का काम किया है इस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड ने। क्लियर होगी बात? ये अब जरा ध्यान देना, थर्ड मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए तो देखो थर्ड मॉलिक्यूल में ये पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन ये तो आप कह सकते हैं सब में कॉमन पार्ट है। अब यहां पर आप देखिएगा ये पाई बॉन्ड भी यहां पर इस पाई बॉन्ड के साथ फर्दर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है और अगर कॉन्जुगेशन में तो फिर तो इसका भी रेजोनेंस होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर ये पाई बॉन्ड, देखो जब हमने इस पाई बॉन्ड की बात की तो हमने कहा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की एन ज्यादा है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब ये पाई बॉन्ड सेम डायरेक्शन में यहां पर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के लिए। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो क्या यहां पर ऐसा होगा कि ये पाई बॉन्ड अगर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो क्या ऐसा होगा कि ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी? नो। ध्यान देना, इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में तो नहीं हो सकती क्योंकि इस शिफ्टिंग का मतलब है इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और याद करें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। इसका मतलब इस केस में अगर शिफ्टिंग की डायरेक्शन की बात करें तो शिफ्टिंग की डायरेक्शन ये नहीं हो सकती। अब ध्यान देना, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जिस तरह से इस CO ग्रुप का पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है और ये अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का काम कर रहा है तो सेम उसी तरह से ये CO ग्रुप भी इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये CO ग्रुप भी क्या करेगा? इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस के थ्रू विथड्रॉ करने का काम करेगा। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं शिफ्टिंग की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अब जरा बताओ इस CO ग्रुप के आने से इस CO ग्रुप को मिलने वाला रेजोनेंस बढ़ा या कम हुआ? आंसर है कम हुआ।
क्योंकि जिस pi बॉन्ड का इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट था, उस pi बॉन्ड को इस CO ग्रुप ने भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर इस pi बॉन्ड की क्या होगी, दोनों CO ग्रुप के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। जबकि आप देखो इस pi बॉन्ड की यहां पर इस CO ग्रुप के साथ में 100% इन्वॉल्वमेंट है, इस pi बॉन्ड का किसी और सिस्टम के साथ में शेयरिंग नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप सेकंड में देखोगे तो सेकंड में आप कह सकते हो कि ये pi बॉन्ड तो मिल ही रहा है 100%, एक्स्ट्रा pi बॉन्ड और यहां पर मिल रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर मैं आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो आप कह सकते हैं यहां पर CO ग्रुप को इस pi बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस मिला, तो यहां पर कितने pi बॉन्ड के साथ रेजोनेंस मिल रहा है CO ग्रुप को? 1 pi बॉन्ड के साथ। यहां पर CO ग्रुप को कितने pi बॉन्ड के साथ रेजोनेंस मिल रहा है? 2 pi बॉन्ड्स के साथ में, ये दोनों। और यहां पर अगर pi बॉन्ड के रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो एक CO ग्रुप को, इस CO ग्रुप को pi बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कितना मिल रहा है? हाफ, क्योंकि हाफ इसके लिए भी तो काउंट होगा ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं मैथमेटिकली मैं लिखूं तो इसे यहां पर हाफ pi बॉन्ड के साथ में ही रेजोनेंस मिल रहा है, क्योंकि इस pi बॉन्ड की दोनों CO ग्रुप के बीच में क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। तो एक पर्टिकुलर CO ग्रुप को रेजोनेंस कितना मिला? 50%। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर रेजोनेंस जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हुआ है रेफरेंस के कंपैरिजन में। यहां पर CO ग्रुप को रेजोनेंस कम मिला, रेजोनेंस अगर कम मिला तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो भी कम इंट्रोड्यूस होंगे। बस अब एकदम क्लियर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स जितने ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे आप कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा मिलेगी। तो इन थ्री में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स सेकंड में होंगे, तो सेकंड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा इसमें रेफरेंस फर्स्ट, और उससे कम बॉन्ड लेंथ होगी थर्ड की, क्योंकि थर्ड में आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जितने कम होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। और फोर्थ में अगर बात की जाए तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं, 100% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है तो कंप्लीट डबल बॉन्ड होगा, तो फिर तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द आंसर 2 1 3 4। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, यहां पर हमें इन कंपाउंड्स में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। चलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। आप ध्यान देना, फर्स्ट मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद CO ग्रुप। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है। अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले हम ये चेक करें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस प्रेजेंट है। जरा ध्यान देना, इन फर्स्ट मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद दिस CO ग्रुप। यहां पर इस लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है। सेकंड में अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। और आप ध्यान देना, इवन इट इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद 2 CO ग्रुप्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों CO ग्रुप्स के साथ में यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। और थर्ड में अगर बात की जाए तो इन थर्ड कंपाउंड आल्सो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद 3 CO ग्रुप्स। यहां पर आप देखिए, इस केस में आप देखो लोन पेयर का इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा, यहां पर लोन पेयर का इस CO ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, एंड दिस लोन पेयर इज इवन इन कॉन्जुगेशन विद दिस pi बॉन्ड ऑफ CO ग्रुप। तो फिर तो ये इसके साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि लोन पेयर का 3 CO ग्रुप्स के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। अब आप ध्यान देना, क्या हम बात कर सकते हैं, इन फर्स्ट मॉलिक्यूल लोन पेयर इज 100% इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद 1 CO ग्रुप। एक CO ग्रुप के लिए इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट जो है वो 100% है। तो यहां पर आप कह सकते हैं 100% CO ग्रुप के साथ में 1 CO ग्रुप के साथ में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्वड है। यहां पर अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इस लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल में ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में बात करूं तो एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के लिए क्या मैं कह सकता हूं, लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट जो है वो 50% है, क्योंकि यहां पर अब ये लोन पेयर 2 CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के लिए इसके रेजोनेंस के लिए जो अवेलेबिलिटी होगी, थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करें तो दैट कैन बी कंसिडर्ड लाइक 50%। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि लोन पेयर का एक CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा वो 50% होगा। और यहां पर अगर लोन पेयर
3 CO ग्रुप्स के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो क्या मैं कह सकता हूं एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में उसका रेजोनेंस में जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो 1/3 हो जाएगा। यहां पर 1 CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में 100% इन्वॉल्व है। यहां पर आप कह सकते हैं एक CO ग्रुप के लिए अगर बात करूं तो 50%। आप कह सकते हैं लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस 50% विद CO ग्रुप एंड 50% विद दिस CO ग्रुप। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं यहां पर तो अब एक ही लोन पेयर अगर 3 CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के लिए उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। मतलब इस केस में मैं कह सकता हूं कि यहां पर CO ग्रुप का के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हो जाएगा अप्रॉक्स 33% हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर तो हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगा, उससे कम सेकंड में और सबसे कम थर्ड में। अब जरा देखो जिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को हमें कंपेयर करना है, क्या मैं कह सकता हूं अभी वो इसमें सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की वजह से जरा आप सोचिए इन मॉलिक्यूल्स का जो एग्जिस्टेंस होगा वो हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड में क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सिंगल बॉन्ड होगा इस सिंगल बॉन्ड में क्या होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आप कह सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड हमें हाइब्रिड में कैसा मिलेगा पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा, और सिंगल बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना एक तरह से आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड विल एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और ऐसा सब में होगा। इस केस में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, यहां भी आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, और यहां भी हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। बस अब हमें देखना है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स कहां पर कम और कहां पर ज्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसके लिए हमें देखना होगा लोन पेयर का एक CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट का एक्सटेंट। जरा देखो यहां पर अगर ये लोन पेयर इस CO ग्रुप के साथ में 100% रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि यहां पर लोन पेयर एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में 50% इन्वॉल्व है, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो यहां पर रेजोनेंस एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में कम होगा, और अगर कम होगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी कम इंट्रोड्यूस होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट के कंपैरिजन में यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स कम इंट्रोड्यूस होंगे, और थर्ड में तो आप कह सकते हैं लोन पेयर का एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस और भी कम है 1/3, क्योंकि एक ही लोन पेयर 3 CO ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के लिए वो 1/3 अवेलेबल है, तो फिर तो यहाँ रेजोनेंस और भी कम, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो और भी कम होंगे। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स लीस्ट इंट्रोड्यूस होंगे। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स कहां पर इंट्रोड्यूस हुए फर्स्ट में, उससे कम सेकंड में, सबसे कम थर्ड में, और जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स सबसे कम इंट्रोड्यूस होंगे आप कह सकते हैं उसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इस कंपाउंड इन कंपाउंड्स के लिए अगर बात की जाए तो जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर होगा थर्ड की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड, और सबसे कम बॉन्डिंग आएगी फर्स्ट की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में इस लोन पेयर का एक CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस 100% है, और रेजोनेंस अगर 100% है तो फिर तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे। इसके कंपैरिजन में यहां पर लोन पेयर का CO ग्रुप के साथ में एक पर्टिकुलर CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस 50% है, 50% है, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी कंपैरेटिवली कम इंट्रोड्यूस होंगे, और थर्ड में और भी कम। और जितने डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स कम इंट्रोड्यूस होंगे बॉन्ड लेंथ हमें उतनी ज्यादा मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3-1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है इन 3 बॉन्ड लेंथ्स को हमें कंपेयर करना है। फिर से चेक करते हैं रेजोनेंस। आप ध्यान देना, अगर इस बॉन्ड की यहां पर बात की जाए, देखो ये बॉन्ड यहां पर हमें अभी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हमें चेक करना होगा इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसमें रेजोनेंस कैसा है, क्योंकि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग फिर हमें क्लियर होगा कि ये जो मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है इसमें ये बॉन्ड एक्चुअल में प्योर सिंगल बॉन्ड है या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, वो चेक करना होगा। आप ध्यान देना, इस बॉन्ड की अगर बात की जाए तो ध्यान देना यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इस नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो वो 0 है। आप सुनिएगा इस बात को, यहां पर नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस 0 है। रेजोनेंस 0 क्यों समझ में आ रहा है? SIR याद करें, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कांसेप्ट हमने डिस्कस किया है। अगर 3 बल्की ग्रुप्स कंटिन्यूअसली रिंग पर प्रेजेंट है तो जो मिडिल वाला ग्रुप है वो रिंग के आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और अगर रिंग के प्लेन से आउट चला जाएगा तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में यहां पर रेजोनेंस
इस केस में बात कर सकते हैं रेजोनेंस इज जीरो। क्यों रेजोनेंस जीरो समझ में आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ SIR। यहां पर मॉलिक्यूल में SIR होने की वजह से इस नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस जीरो है, और रेजोनेंस अगर जीरो है तो फिर तो ये यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट, अब आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि दो ग्रुप्स अगर एडजेसेंट में हैं और उसमें अगर नाइट्रो ग्रुप अगर बात की जाए एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप इज बल्की, तो आप कह सकते हैं नाइट्रो एंड ब्रोमीन दोनों ही बल्की ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं यहां पर ऑर्थो इफेक्ट होगा। और अगर यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है तो क्या मैं कह सकता हूं ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इस नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस 100% इनहिबिट तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं रेजोनेंस कम होगा। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं रेजोनेंस जीरो नहीं होगा। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं SIR की वजह से रेजोनेंस जीरो होगा, लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस तो होगा, यस, इट्स नॉट 100%, इट इज लेस। और अगर रेजोनेंस है, अगर नाइट्रो ग्रुप रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो फिर तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्या बात समझ में आ रही है? और यहां पर अगर बात की जाए तो अब एडजेसेंट में कोई ग्रुप नहीं है, यहां पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस परफेक्ट होगा। यहां पर अब हम कह सकते हैं रेजोनेंस परफेक्ट होगा, रेजोनेंस 100% होगा। और अगर रेजोनेंस 100% होगा तो फिर तो इस नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में जब रेजोनेंस होगा तो इस सिंगल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे वो भी आप कह सकते हैं मोर होंगे। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो, यहां पर आप कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस 100%, तो इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सेकंड कंपाउंड में हम कह सकते हैं थर्ड के कंपैरिजन में नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस कम होगा। कम क्यों होगा समझ में आ रहा है? ऑर्थो इफेक्ट। और रेजोनेंस अगर कम होगा तो इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी कम इंट्रोड्यूस होंगे, लेस। और इस केस में आप कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस है ही नहीं, SIR। रेजोनेंस यहां पर इनहिबिट हो चुका है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप रिंग के प्लेन से आउट जा चुका है, तो फिर तो इसमें 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स रहेंगे। बस अब कंपैरिजन आसान है, जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा हैं उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो थर्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सेकंड की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ फर्स्ट की, क्योंकि फर्स्ट में आप कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, सेकंड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और थर्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ में रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं यहां पर 100% नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा रिंग के साथ में। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अल्फा एंड बीटा ये दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल की कंपेयर करनी थी इस अनायन में। अब जरा ध्यान देना, अगर यहां पर आप अल्फा एंड बीटा बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं तो आंसर है दीज बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। अगर आप यहां पर अल्फा एंड बीटा बॉन्ड लेंथ्स को कंपेयर करेंगे तो दीज बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। कैसे इक्वल है जरा आप ध्यान देना। मैं ऐसा करता हूं, इस मॉलिक्यूल के इस आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अगर आप इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर। ये लोन पेयर पाई में और पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा। ठीक है, जो बॉन्ड्स आपको इसमें शो किए हुए हैं, ये बॉन्ड आपको इसमें दिया हुआ है अल्फा बॉन्ड और ये बॉन्ड आपको दिया हुआ है इसमें बीटा बॉन्ड। इन बॉन्ड लेंथ्स को हमें कंपेयर करना है। ऐसे करते हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर इसका हाइब्रिड बनाते हैं। ये हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और जिन बॉन्ड्स को हमें इस मॉलिक्यूल में कंपेयर करना है वो ये अल्फा एंड बीटा बॉन्ड्स हैं। देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। हाइब्रिड से ये बात क्लियर हो रही है, जिन दो बॉन्ड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ के लिए, अल्फा एंड बीटा, क्या मैं कह सकता हूं दीज टू बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। हर तरह से अगर आप देखेंगे तो यहां पर अल्फा एंड बीटा बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। किस तरह से? आप देखो, इन ऑल रेस्पेक्ट ये दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। दोनों में अगर बात की जाए तो दोनों में ऑक्सीजन पर चार्जेस भी सेम है।
एक तरह से आप कह सकते हैं बोथ द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, और अगर दोनों ही बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं तो फिर तो इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको मैं देखो थोड़ा सा इस तरह से और आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। देखो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड अल्फा और ये बीटा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में अल्फा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड एंड बीटा बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अल्फा बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड बीटा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। और अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड ना प्योर डबल बॉन्ड, इट इज इन बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हाइब्रिड स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से हमें हाइब्रिड मिलता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर्स मिलकर के हाइब्रिड स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स को बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है और सेकंड स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाइब्रिड की अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है और सेकंड स्ट्रक्चर का भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा बता सकते हैं दोनों में से कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? दोनों में से कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर या सेकंड स्ट्रक्चर? देखो कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी पर। क्या मैं कह सकता हूं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा उस हाइब्रिड मॉलिक्यूल में कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा मिलेंगे? उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा मिलेंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि आप सोचिए हाइब्रिड मॉलिक्यूल उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा लाइक करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा ताकि एवरेज स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की हमें ज्यादा मिले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल वैसे समझ लो कि अगर एक टीम की बात करें तो टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, आप कह सकते हैं उन प्लेयर्स में से जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे उनके कैरेक्टर्स आपको ओवरऑल टीम में ज्यादा नजर आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एक क्रिकेट टीम की बात करूं तो क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स में अगर मान लो मैं कहता हूं कि जो दो बैट्समैन हैं, दो प्लेयर जो हैं वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, मतलब उस टीम की ये खासियत है कि उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो अगर हम टीम के कैरेक्टर्स में उसकी बैटिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की वो प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए जिनकी बैटिंग बहुत अच्छी होगी। क्या अगर किसी टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बॉलर्स होंगे, बहुत अच्छे बॉलर्स होंगे। तो बस वैसे ही समझ लो कि हाइब्रिड इज लाइक अ टीम, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लाइक अ टीम, और इस टीम में जो प्लेयर सबसे स्ट्रॉन्ग है उसी के कैरेक्टर्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? तो आंसर है जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो बता सकते हैं 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 या 2? आंसर है इक्वली स्टेबल है, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बोथ आर इक्वल, 1 और 2 आर इक्वल। और ऐसे में आप सोचिए अगर दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इक्वल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल कंट्रीब्यूटर फॉर हाइब्रिड। इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। अब ऐसे में आप सोचिए अगर इनका कंट्रीब्यूशन इक्वल है तो ध्यान देना इसका मतलब अल्फा जितना सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीटा जितना डबल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीटा उतना ही सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं बीटा इस सेकंड स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में सिंगल बॉन्ड और फर्स्ट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड, और अल्फा फर्स्ट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में सिंगल बॉन्ड और सेकंड स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड, और दोनों अगर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर तो दोनों की बॉन्ड लेंथ भी हमें इक्वल मिलेगी। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहां पर अल्फा एंड बीटा बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। क्लियर हो गई बात ये? और अगर आसान तरीके से बात की जाए तो हम कह सकते हैं जिन दो बॉन्ड्स को हमें कंपेयर करना है उन दोनों में हम कह सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर सेम, इवन एटम्स पर चार्जेस भी सेम है, तो दीज आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब आप ध्यान देना नेक्स्ट कंपाउंड में जिन 3 बॉन्ड्स को हमें कंपेयर करना है अल्फा बीटा एंड गामा,
यहां पर भी ऐसा करते हैं, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं और हाइब्रिड बनाता हूं, फिर डिस्कस करते हैं, आसान रहेगा आपको समझना। दिस लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन विथ CO ग्रुप, और रेजोनेंस के बेसिस पर अगर मैं इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, और हाइब्रिड की अगर बात की जाए तो हाइब्रिड हमारे पास ये हो जाए। और जिन बॉन्ड्स को हमें यहां पर कंपेयर करना है वो बॉन्ड्स यहां पर अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, दिस इज अल्फा, बीटा एंड दिस इज गामा। अब जरा आप ध्यान देना, देखो अगर मैं हाइब्रिड मॉलिक्यूल की बात करूं तो हाइब्रिड से एक बात तो क्लियर है कि द अल्फा बॉन्ड इज ऑलवेज प्योर सिंगल बॉन्ड। ये 100% सिंगल बॉन्ड है क्योंकि इसके अराउंड रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। आप किसी भी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अल्फा इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, जबकि अगर आप देखेंगे तो बीटा एंड गामा में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, जो कि हाइब्रिड में एकदम क्लियर है। अगर बीटा और गामा में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, जबकि अल्फा अगर प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो फिर तो अल्फा की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में अल्फा बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। अब पॉइंट आते हैं यहां पर बीटा एंड गामा की, और ध्यान देना मोस्टली स्टूडेंट इसमें एरर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बीटा में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, गामा में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, दोनों में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं तो दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल, बीटा इक्वल टू गामा, जैसा कि हमने यहां पर किया। वैसे ही स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, यहां पर बीटा इक्वल टू गामा कर देते हैं, जबकि आप ध्यान देना ये गलत है। यहां पर बीटा और गामा की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना इसको अच्छे से। देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि बीटा एंड गामा की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है, उसका रीजन आप समझना। देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहां पर अब इस बार जिन दो बॉन्ड्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। जरा देखो यहां पर ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑक्सीजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। इवन आप देखो जिन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से ये मिला है, वो स्ट्रक्चर्स भी यहां पर आइडेंटिकल नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। तो ऐसे में अगर यहां पर ये स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल नहीं है, स्ट्रक्चर्स में अगर डिफरेंस है, तो फिर तो यहां पर हमें कंपैरिजन में ये कंसीडर करना होगा, ये देखना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड्स में कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो अब जरा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं। क्या बता सकते हैं दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? आप देखो इन दोनों में अगर आप स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि आप देखो फर्स्ट में सारे एटम्स न्यूट्रल हैं, जबकि सेकंड में सम एटम्स आर चार्ज्ड। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अगर फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर तो हम कह सकते हैं फर्स्ट विल बी मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड सेकंड विल बी माइनर कंट्रीब्यूटर। आप ध्यान देना इसका यहां पर कंट्रीब्यूशन कम होगा, ये यहां पर एज ए माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड के लिए ज्यादा होगा। फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है आपको उस स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स हाइब्रिड में ज्यादा मिलेंगे। यही तो कंट्रीब्यूशन की बात होती है। अब आप ध्यान देना अगर फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो जरा देखो फिर तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट में बीटा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, जबकि गामा बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। क्या मेरा बात समझ में आ रही है? अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में बीटा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, जबकि गामा डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब बीटा का आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन मेजर है, जबकि गामा का डबल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन मेजर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, नो, बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे? फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, ध्यान देना,
जबकि सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, यहां पर बीटा डबल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहां पर बीटा डबल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहां पर बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बीटा दोनों ही फॉर्म्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिंगल एंड डबल। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या डबल बॉन्ड के फॉर्म में? तो जरा दोनों में से बताओ मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, फर्स्ट। और अगर फर्स्ट मेजर कंट्रीब्यूटर है तो आप कह सकते हैं बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में मेजर कंट्रीब्यूटर है, जबकि बीटा आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड के फॉर्म में माइनर कंट्रीब्यूटर है। डबल बॉन्ड के फॉर्म में ये माइनर कंट्रीब्यूटर है, जबकि गामा डबल बॉन्ड के फॉर्म में मेजर कंट्रीब्यूटर है और गामा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में माइनर कंट्रीब्यूटर है। तो अगर बीटा ने सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है जबकि गामा ने डबल बॉन्ड के फॉर्म में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो जो डबल बॉन्ड के फॉर्म में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। इसलिए हम बात करते हैं कि यहां पर गामा की बॉन्ड लेंथ कम होगी बीटा के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों समझ में आया? क्योंकि गामा डबल बॉन्ड के फॉर्म में मेजर कंट्रीब्यूटर है जबकि बीटा सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में मेजर कंट्रीब्यूटर है। आया समझ में? जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं बीटा और अल्फा दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, क्योंकि अल्फा अगर सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उतना ही डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है ना। और ऐसे ही बीटा भी डबल बॉन्ड के फॉर्म में जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां बॉन्ड लेंथ इक्वल मिली लेकिन यहां पर इक्वल नहीं मिली। सो दिस इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के, जिनके आंसर्स मैंने डिस्कस कर लिए।